हमारे स्टूडियो में अकोला जिले की पहली महिला अपर पुलिस अधीक्षक। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लाइफ में कुछ भी खाते हो तो उसको खाने के बाद रिग्रेट मत कीजिए। कि अपने कम से कम अच्छे रोड चाहिए, डिवाइडर्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए। ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है खुद के काम आने के लिए भी दी है और लोगों के काम आने के लिए भी दी है। मैंने उनको बचपन से ही समाज सेवा करते देखा है। तो रमज़ान का महत्व कुरान में बयान किया गया है। कुछ दुविधाएं हैं जो हम आपकी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी दुविधाएं समय के। टीचर एक ऐसी प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशंस को बनाता है। गौ मैया है, विश्व की माता है। नमस्कार दर्शकों, सीढ़ी जंक्शन में और ख़ास करके अभी जागतिक महिला दिन हुआ है। इसके उपलक्ष्य में आज का हमारा सीढ़ी जंक्शन स्पेशल है और महिला जागतिक दिनों के उपलक्ष्य में है तो महिला ही कोई हमारी इस बार की हस्ती है। और जो आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनके नाम के बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई जिसे चाहता है समझना और समझाना, हर किसी को जोड़े रखे और हर किसी से जुड़ी रहे, ऐसी भावना। जी हाँ, भावना अग्रवाल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भावना जी। थैंक यू सो मच सर। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि भावना जी एक मशहूर एंकर हैं, गायिका हैं, कोरियोग्राफर हैं और भजन भी बहुत प्यारे गाती हैं, कान्हा जी की खास भगत हैं और भी बहुत कुछ हैं जो हम इस इंटरव्यू में आपको धीरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो भावना जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप इस फील्ड में किस तरह से आपका आगमन हुआ। क्या बचपन से ही इसमें आपकी फैमिली से कोई था या क्या आपने सोच रखा था नहीं कि मुझे ये बनना है? अगर ये चीज़ फील्ड को मैं देखती हूँ तो बचपन से मम्मा बहुत अच्छी सिंगिंग करती थी, आवाज़ बहुत प्यारी थी मम्मी की, और पापा बहुत अच्छा डांस करते थे। तो मम्मी पापा के दोनों गट्स मेरे अंदर आए। मैं बहुत अच्छा कोरियोग्राफ भी हो गई, मतलब कोरियोग्राफर हूँ, अच्छी सिंगर हूँ। बचपन से सोचा कुछ नहीं था, बस था कि संगीत में कुछ करना है। संगीत से इतना ज़्यादा मुझे प्यार है। कान्हा जी के भजन मैं बचपन से गाती आई हूँ। और सबसे पहले अकोला में जब मैं आई तो मैंने एक सुषमा पारदासनी, एक दीदी हैं डॉक्टर, तो उनसे मेरी जब मीटिंग हुई तो मैंने उनको गा के सुनाया भजन, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो एक वर्ड मेरे लिए बोला कि भावना तुम हीरा हो, तो मुझे अंदर से इतनी खुशी मिली कि मतलब दीदी ने जब बोला तो एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को इतना मोटिवेट करना चाहिए कि अगर तुमने उसे डायमंड बोला तो वो खुद भी अपने आप को वो चीज़ मान्यता बना लेता है। और फिर मैंने खुद को अपने आप को, जैसे कहते हैं ना बजरंगबली को जब बताया गया कि आप उड़ सकते हो, तब उसको वो शक्ति का एहसास हुआ। ठीक उसी तरह दीदी ने जब मुझे एक दिन बोला और उसके बाद मैंने इस दौड़ को शुरू कर दिया। और घर में मेरी सासू माँ थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में, और मैं आगे बढ़ती गई, सीखती गई, क्लासेस लेना शुरू किया। बोलने का बहुत स्टाइल अच्छा था और दिखने में भी स्मार्ट। तो फिर हमने एंकरिंग भी शुरू करी। हर चीज़ में लोगों ने बहुत पसंद किया और बढ़ते गए और आज आपके सामने बैठे हैं। जी, बहुत सही बात। तो भावना जी, आपको उन्होंने डायमंड कहा और आपने वो साबित भी कर दिया कि आप वाकई डायमंड हो, तो ये चीज़ तो है। तो यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई आपकी एंकरिंग के प्रोग्राम की? एंकरिंग के सबसे स्टार्टिंग में मैंने 1-2 प्रोग्राम ऐसे फैमिलियर किए किसी के, हमारे अड़ोस पड़ोस के। तब मुझे ऐसा फील हुआ कि इसको प्रोफेशनल हम बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अकेले बहुत अच्छे से पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट किया। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसको प्रोफेशनल बनाया। फिर प्रोग्राम बढ़ते गए। अकोला के काफ़ी सारे डॉक्टर्स लोगों के मैंने प्रोग्राम्स करे, खंडेलवाल ज्वेलर्स वालों के, जितने भी अकोला के बड़े बड़े जो हस्तियां हैं सबके प्रोग्राम्स मैंने कंडक्ट करे और बहुत लोगों ने मुझे पसंद किया। और अभी तो ऐसा है कि जुलाई तक के प्रोग्राम एडवांस बुकिंग रहती है। सबको लगता है कि प्रोग्राम जैसा ही डेट निकलती है शादी की, भावना दीदी को सबसे पहले अपने बुकिंग करना है। और बहुत सी फैमिलीज़ में सिवाय भावना दीदी के हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, कोई और। ये बहुत अच्छी बात है। और क्या है कि आपका एक हंसमुख स्वभाव है जो सबके दिलों को छू लेता है। इस वजह से ना सिर्फ अभी आप अकोला में, मेरे ख्याल से अदर स्टेट तक के आप जाने लगे हो, बताएं थोड़ा। हाँ जी, बॉम्बे, रायपुर, दिल्ली, कलकत्ता, काफ़ी सिटीज़ में मेरे प्रोग्राम्स
मेट्रो सिटीज़ में बल्कि मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अभी नागपुर में फुल मैरिज इवेंट जैसे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो एक ही एंकर, एक ही सबको हर प्रोग्राम के लिए मिल गया बंदे को, तो सामने वालों को टेंशन फ्री हो गए बस। और हर प्रोग्राम को मैं बहुत अलग अलग वे में प्रेजेंट करती हूँ। जैसे हल्दी का प्रोग्राम है तो पूरा फूलों की हल्दी मैंने उसमें प्रेजेंट किया। उसके बाद माहिरे के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें पूरा राजस्थानी ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाती हूँ मैं। फिर संगीत संध्या में थोड़ा सा बॉलीवुड डालना पड़ता है। मतलब ऑडियंस को कभी ऐसा नहीं लगा कि एक ही मेंबर को हम 2-3 दिन कंटिन्यू देख रहे हैं, फिर भी उनकी प्यास बनी हुई है। यानी कि हर बार आप एक नई वैरायटी के साथ पेश होते हैं ताकि उन्हें ये नहीं होता है, बोरियत महसूस नहीं होती। और जब एज अ एंकर के तौर पर आप काम करते हो तो सबसे बड़ा आपकी जिम्मेदारी यही होती है कि आप ऑडियंस को बोर ना होने दें, दर्शकों में समा बंधा रहे, यही काम एंकर का होता है। और जब आपकी डेट्स जुलाई तक बुक हो चुकी हैं तो इस पे से दर्शकों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का समय ये बांधते होंगे और किस तरह का क्रेज़ इनको लेकर लोगों में है। एक बार शादी की डेट निकल जाए, भवन बाद में बुक किया जाता है, पहले एंकर बुक किया जाता है और जो भी एंकर बुक किया जाता है इन्हें बुक किया जाता है। तो यानी सोचिए कि कितना क्रेज़ है और हर कोई चाहता है कि वो जो मोमेंट्स हैं, अगर वो मोमेंट्स को यादगार बनाना है तो सिर्फ भावना जी है जो उसे यादगार बना सकती हैं। बल्कि मैंने लोगों के तो यहाँ तक थॉट सुने हैं कि दीदी जिस तरह पंडित के बिना शादियाँ नहीं होती है ना, अभी ऐसा सीज़न चल गया कि भावना दीदी के बिना शादियाँ नहीं होंगी हमारे घरों की। क्या बात है। क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ मैं गॉड गिफ्ट ये कहना चाहूँगी, हर फैमिली में, अननोन फैमिलीज़ में जाकर भी मैं फर्स्ट डे इतनी ज़्यादा मतलब उनके से घुल मिल जाती हूँ, एकदम फैमिलियर हो जाती हूँ कि मतलब जो आते हैं, मतलब जो फोटोग्राफर रहते हैं, सब लोग रहते हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं चलता कि ये मैडम फैमिली की ही है या फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम करने आए हैं। जी। मुझे बताइए कि महिला होकर इस फील्ड में ज़्यादातर अब तक के इस फील्ड में ज़्यादातर एंकर्स मेल ही थे। अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि महिलाओं को ज़्यादा प्राधान्य मिल रहा है। एक तरफ तो हम जागतिक महिला दिन की बात करते हैं दर्शकों, और दूसरी ओर समाज में आज भी संकुचित मानसिकता है। एक तरफ तो कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ और कई लोग ऐसे कि घर से ही महिलाओं को निकलने ही नहीं देते। तो ये सफ़र कैसा रहा, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हाँ, ये सफ़र भी बहुत मुश्किल होता है एक लेडीज़ के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके हमको आगे बढ़ना होता है। जब मैंने इस दौड़ में शुरू किया तो बहुत से लोगों का मुझे फेस एक्सप्रेशन अलग नज़र आता था कि भाई भजन क्लास शुरू करी है। मतलब भजन को लोगों ने एक छोटा मोटी चीज़ समझी, जबकि मानव जन्म का सबसे बड़ा मेन मोटिव ही भगवान की भक्ति होता है। क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हम हर चीज़ को पाने की क्षमता रखते हैं। और संदीप महेश्वरी का एक थॉट मैंने पढ़ा था, उसमें यही था कि जब हमको कुछ पाना होता है, इंसान को अंधा और बहरा होना होता है। और बिल्कुल ठीक वैसे ही शायद मेरा हाल था, किसी की नहीं सुनना, बस अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ना और आगे बढ़ते जाना। और अभी तो ये दौड़ बहुत, हमेशा मैंने ये बोला है कि अभी तो बहुत ऊंचाइयों को छूना है। अभी तो दुबई, आउट ऑफ कंट्रीज़ में जाके इंडिया को प्रेजेंट करना है। क्या बात है, हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मुझे ये बताइए कि इस फील्ड में आने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? सबसे ज़्यादा तो देखो, एक तो सबसे ज़्यादा भगवान की जो ब्लेसिंग होती है वो हमेशा मैं नंबर 1 पे मानती हूँ। क्योंकि जो भी कोई अगर हमको संसार में सपोर्ट करता है तो वो कहते हैं एक निमित्त होता है। जैसे परमात्मा किसी को कोई काम सौंपते हैं तो वो इंसान धरती पे हमारे लिए भगवान का रूप बन के आ जाता है। और उसमें फिर मुझे अगर सबसे पहले तो अगर बाहर देखूं तो सुषमा पारदासनी एक डॉक्टर मैडम हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए तराशा कि तुम्हारे अंदर ये गट्स है भावना, तुम कर सकती हो। और फिर करना मेरे हाथ में था, मैंने मेहनत करी, मुझे बहुत शौक़ था इन सब चीज़ों का। और जब लेडीज़ बाहर ये सब करने जाती है तो घर में भी एक सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है, मैं भगवान से भी ज़्यादा दर्जा अगर किसी का देना चाहूँगी तो वो मेरी 82 ईयर्स की बहुत प्यारी सासू माँ हैं, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि मतलब मैंने ज़िंदगी में इतना प्यार ही किसी का नहीं पाया। इतना, उनको 6 बेटियां होकर भी मैं उनको इकलौती बहू हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी भी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला। आपकी आंखों में वो उनके लिए सम्मान, वो प्यार झलक रहा है।
एक सवाल थोड़ा पर्सनल है, माफ़ कीजिए, लेकिन अब पूछना ज़रूरी है कि जब आपके पति का देहांत हुआ उसके 2 महीने के बाद ही आपने प्रोग्राम शुरू कर दिया, हालांकि आप उसके पहले से करते थे, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? हाँ, अभी 1 ईयर पहले ही ये हादसा हुआ, लगभग सभी अकोला जानते हैं। तो एक बहुत इंस्टेंट इतना बड़ा इंसिडेंस लाइफ में होना, और ये तो मैं पहले से 8-10 साल से सब चीज़ें कर रही हूँ, तो काफ़ी स्टैंड थी मैं। जी। तो मेरे को हिंगोली से पहला प्रोग्राम आया, 2 महीने हुए थे सिचुएशन को। तो फिर मैंने सोचा अभी नहीं तो कभी नहीं। जी। लोग कहते हैं साल भर घर से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन मेरी सासू माँ बहुत अलग विचारों वाली थी। जब प्रोग्राम मैंने बुक किया, एक उम्मीद की किरण नज़र आई, क्योंकि उनको कोई दूसरा भाई नहीं, 6 बहनें हैं, सब दिल्ली में रहती हैं, 3 बच्चे हैं, एक सासू माँ है, पूरे घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। वैसे तो करते भगवान है, लेकिन निमित्त बनाया उन्होंने मुझे ये सब कुछ करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक महिला होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना, और इसमें कोई सपोर्ट करो ना करो, लेकिन आपकी सासू माँ ने जो सपोर्ट किया है, आज हर महिला ने इसी तरह अगर अपनी बहू को सपोर्ट किया और हर बहू ने इतना ही सम्मान अपनी सासू माँ को दिया, तो शायद कोई वृद्धाश्रम ना हो मेरे ख्याल से। और सासू माँ ने मुझे एक ही वर्ड बोला कि बहुत अच्छे से तैयार होना है, बहुत अच्छे से स्टेज पे हंस के प्रोग्राम करना है। और जब पहली बार मैंने वो प्रोग्राम किया 2 महीने के बाद, मेरे लिए बहुत कठिन था। जब मैंने पहली बार फेसबुक पे अपलोड किए वीडियो, तो पूरे अकोला का मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिला। मैं पूरे अकोला को थैंक्स देना चाहूँगी, जो लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और हर इंसान के दिल में मैंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार देखा। तो मैंने सोचा कि यही मेरी सबसे बड़ी जीत रही है। और जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया, इतने कमेंट्स, इतने उसके अंदर लाइक आए कि मुझे एक पावर खुद ब खुद मिल गई। और मैं पूरे अकोला को थैंक्स दूंगी। मतलब वो सब कहते हैं ना, जब बहुत सारे लोग मिलके एक पूरा अकोला ही आपका परिवार बन गया है। यस, और शायद मैंने भी उन सबको उतना ही प्यार किया है, इसीलिए उन लोगों ने भी रिटर्न मुझे प्यार ही दिया। और मैं आगे बढ़ती गई, और बस अभी तो और बढ़ते जाना है, और हर किसी की खुशी में खुश होना है। यही लाइफ का एक अपना अचीवमेंट है सबसे बड़ा। और ऑडियंस को एक चीज़ यही बताना चाहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास बड़े लोगों की ब्लेसिंग में है। भगवान को तुम मानते हैं, सभी भगवान है, लेकिन भगवान को देखा किसी ने नहीं है। तो मैंने हमेशा अपने पति को यही सोच के, आज भी मैं उनको अपने पास मानती हूँ कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं सभी, लेकिन भगवान को देखा किसी ने नहीं है। ठीक उसी तरह कहते हैं आत्मा हमेशा अमर होती है, सिर्फ शरीर ही जाता है। यही सोच के वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और मेरी जितनी भी ऊंचाई है, आज मेरी सासू माँ का बेटा भी मैं हूँ, बेटी भी मैं हूँ, बहू भी मैं हूँ, सब कुछ। क्या बात है। भगवान को हाथ नहीं जोड़ के सबसे पहले मेरी सासू माँ को सुबह पैर छूती हूँ हमेशा, और उनका जो आशीर्वाद मुझे मिल जाता है, बस मैं सोचती हूँ यही मेरी जीत है। क्या बात है। कहते हैं ना, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना उसी का जीना है। यही चीज़ आप करते हैं। वो क्या गीत की पंक्तियाँ भी मुझे याद आ रही है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो गम को छुपा कर जब ये एंकरिंग करने जाती है, तो इतना हंसमुख चेहरा होता है कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि किस दर्द से गुजर चुकी हैं या गुजरती हैं, लेकिन लोगों में हमेशा खुशियाँ बांटती हैं। ये स्टेमिना, ये ताकत कहाँ से मिलती है? ये ताकत शायद भगवान ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, हमेशा खुश रहने का। एक पॉजिटिव क्लास होती है, उसमें एक बार सुषमा दीदी ने बोला, हर इंसान को बोला कि परमात्मा ने संसार में हर किसी को कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा है। तो क्या हमारे पास उतना समय है कि हम खुद बैठ के सोच पाएँ? तब मैंने उस दीदी को आंसर दिया, दीदी मुझे ऐसा लगता है, आपने आज ये क्वेश्चन किया, लेकिन मैं काफ़ी बार सोचती हूँ खुद ही कि मैं लोगों को खुशियाँ बांटती हूँ। मेरी लाइफ में इतना बड़ा गम आया, तो शायद मुझे भगवान ने खुश रहने और सबको खुशी देने के लिए ही संसार में भेजा है। तो दीदी ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, कि भगवान ने तुम्हें खुशी ही बांटने के लिए भेजा है। क्या बात है। भावना जी, मुझे अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताएं। बच्चों के बारे में, जैसे बड़ी जो बेटी है मेरी श्रुति, शी इज़ सो ब्यूटीफुल,
और उसकी वॉइस भी इतनी ज़्यादा प्यारी है, तो उसका एम है प्लेबैक सिंगर बनना। तो अभी बॉम्बे के बहुत बड़े कलाकार हैं, इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी, श्रेया घोषाल वगैरह सब लोग उनके हाथ से ट्रेंड हुए हैं। तो गुड़िया को वहाँ से मैं संगीत सिखा रही हूँ बॉम्बे से। क्या बात है। हाँ, और छोटी बेटी भी बहुत प्यारा गाती है, लेकिन वो सिर्फ हॉबी है, उसको IAS ऑफिसर बनना है। क्या बात है। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि अपना जो एक एम होता है, कोई लगन होती है, वो 100% पूरी एक ही, जैसे अर्जुन ने सिर्फ अर्जुन को वो आँख ही दिखी, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। अगर उस तरह हम अपने लक्ष्य की तरफ सिर्फ देखें तो 100% वो पूरा होता है। और पूरी शिद्दत के साथ, कहते हैं ना, जब हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसमें मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी कायनात आपको उस चीज़ से जोड़ लेती है। अभी है। मुझे बताएं कि इस फील्ड में आने वाले जो युवा हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? और ख़ास तौर पर जिन्हें अभी इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है, उन महिलाओं को, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई सपोर्ट ज़िंदगी का छूट जाता है तो कई लोग निराश हो जाते हैं, या एक मानसिकता हो जाती है कि अपन कुछ नहीं कर सकते। ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी एक तो मैं स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ कि काफ़ी सारी लेडीज़ मेरी नज़र में ऐसी आई हैं कोरोना पीरियड्स में भी, जिनके साथ बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, सिंगल पर्सन हैं वो। तो एक तो उनको मैंने लोगों से जब उनके करीब गई हूँ तो उनके दिल, मतलब उनके थॉट सुने हैं कि दीदी लोग क्या कहेंगे। तो मैंने हमेशा एक ही चीज़ को फिक्स पकड़ा है कि लोग क्या कहेंगे की तरफ ध्यान नहीं देना। लोग वो सोचते हैं जो हम सोचते हैं, और हमारी सोच पे हमारा नियंत्रण है। इसलिए हम जो सोच रहे होते हैं वो ही लोग सोचेंगे। हमारी सोच लोगों पर वर्क करती है। इसीलिए उन लेडीज़ों को कहना चाहूँगी कि आपको संसार के बारे में, समाज के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से खुलकर जियो। भगवान ने हम सबको मानव जन्म दिया है, क्योंकि आपकी खुशी से आपके परिवार की बहुत सारी खुशियाँ जुड़ी है। क्योंकि मैंने भी देखा, जब से मैंने एकदम खुश रहना शुरू किया ये हादसे के बाद, तो मेरे बच्चों को एक अलग सा ही, बच्चों को कॉन्फिडेंस फील हुआ। नहीं तो हमसे ज़्यादा बच्चे, मम्मी सब टूट जाते हैं फैमिली में। खुद को खुश रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने आप को खुश रखें, बहुत ज़रूरी है। और इस फील्ड में आने के लिए अभी तो बहुत सारे लोग लेडीज़ लोग करते हैं ये सब चीज़ें। बस मेहनत बहुत करनी है, सच्चे दिल से काम करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, और परमात्मा का आशीर्वाद लेके करना है। मैंने हमेशा एक ही चीज़ सुनी है कि सबको आगे बढ़ाओ तो अपने लिए हमको नहीं सोचना पड़ता, हम खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। आप कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। मुझे कान्हा जी से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो हम चाहते हैं कि कुछ लाइनें आप कान्हा जी के लिए थोड़ी सी गाकर सुना दें। बिल्कुल ज़रूर। मैं जब भी भजन गाती हूँ आंख बंद करके, तो मुझे हमेशा भगवान के दर्शन होते हैं। और कहते हैं आत्मा, आज की जनरेशन में लोग दुखी क्यों हैं, इस पे जब मैंने सर्च किया, मैंने जब सुना, बहुत सारी बुक्स को पढ़ा, तो उसमें यही मेन मेरे को निकला कि आत्मा की भूख परमात्मा है। अगर हम सिर्फ संसार में भटक रहे हैं तो हम उतने खुश नहीं रह पाएंगे। अगर भक्ति, हम परमात्मा का नाम लेते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, तो एक अलग सी पावर हमारे अंदर आती है। और मैं हमेशा परमात्मा के साथ जुड़ी रहती हूँ अपने हर वर्क के लिए। लोग बोलते हैं मैं अकेले कैसे जाऊँगी, अकेले कैसे जाऊँगी। मैं हमेशा ही फील करती हूँ, मैं जब भी खड़ी होती हूँ स्टेज पे या कहीं भी अकेले रन कर रही हूँ, इधर कान्हा जी है, इधर राधा रानी है, तो सारी भक्ति शक्ति हमारे साथ है, तो हमको दुनिया से डरने की क्या बात है। जी जी, तो गीत की 2 लाइनें आप चंद सुनाएं। ओके, कान्हा जी का। हो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है सांवरिया तुझको किसने सजाया है, किसने तुझको माथे पे ये तिलक लगाया है। हो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है सांवरिया, थोड़ा बच बच के रहना जी,
जरा मान भी लो कान्हा, भक्तों का कहना जी। क्या बात है, क्या बात है। फिलहाल होली आ रही है और कान्हा जी और होली का तो चोली दामन का साथ है, तो कोई होली के लिए कोई खास गीत हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल। होली का जो जैसे कान्हा जी के साल भर पूरे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन गोपियों को स्पेशल होली का इंतज़ार इसीलिए रहता था क्योंकि होली पे वो कान्हा जी को स्पर्श करेंगे, गले लगाएंगे, इसलिए एक स्पेशल भजन है बहुत प्यारा सा। साल में महीना जब फागुन का आता है, शाम याद आता है, शाम याद आता है। दिन तो जैसे तैसे कट जाते हैं, रात न कटती है, आँखों में बसती है तेरी सूरतिया। आँख बंद करते ही शाम नजर आता है, शाम याद आता है, शाम याद आता है। शाम के रंगों में रंग जाते हैं, केसर रोली है, प्यारी प्यारी होली है, आओ कन्हैया। शाम रंग तन पे जब ऐसा चढ़ जाता है, याद नहीं आता, कुछ याद नहीं आता है। शाम याद आता है, शाम याद आता है। क्या बात है, शाम याद आता है। जाते जाते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी या क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इस तरह ही मुझे पसंद करते रहो, मेरे लिए ब्लेसिंग देते रहो। सभी अकोला में सभी लोगों ने जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और ज़ीरो से हीरो तक बनाया है, और उन लोगों की ब्लेसिंग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सबका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, और मुझे अभी जो जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को छूना है, तो सबकी ब्लेसिंग चाहिए, सबका प्यार चाहिए। बस यही दुआओं में सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। दर्शकों, आज महिला दिन के उपलक्ष्य में हमने इस सिटी जंक्शन स्पेशल लिया है। एक महिला क्या नहीं कर सकती अगर वो चाहे तो। ज़रूरी है कि ये चीज़ दिमाग से निकाल दे कि लोग क्या कहेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग कहेंगे, और आप करेंगे तो भी लोग कहेंगे। तो जब आप चाहते हो वो अगर करोगे तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो कि लोग ये कहेंगे वो ना कहें। तो ज़रूरी है कि आपको जो अच्छा लगता है वो करें, खुलकर करें, और खुद को भी खुश रखें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक सवाल रह गया है, मैं जाते जाते बहुत बार सवाल भूल जाता हूँ। ये फैमिली को और आपके प्रोफेशनल लाइफ को आप किस तरह मैनेज करते हैं? बहुत इजी से हो जाता है। मैं किसी भी काम का कभी भी लोड नहीं लेती हूँ। हर बात को कैजुअल इजी से इट्स ओके हो जाएगा, डोंट वरी, ये कुछ शब्द होते हैं जो हर काम को इजी कर देते हैं। बस मम्मी ने बोला ये काम करना है, ठीक है मम्मी मैं अभी कर लेती हूँ। और फिर कभी भी प्रोग्राम के कॉल्स आ जाते हैं, उनको भी बराबर मैनेज कर, बातें करके, सेटिंग करके सब हो जाता है। मैंने कभी भी कोई भी चीज़ को मैंने बर्डन लेके किया ही नहीं। जब हम बहुत हंसते हुए, खुशी ऐसी चीज़ होती है, खुश होके अगर आप जो भी कार्य करेंगे बहुत इजी से होता है आपका। कभी भी बर्डन नहीं, टेंशन नहीं। कोई टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि जब करने वाला परमात्मा, हमने ये सोच ही लिया, करता भी वही, हमसे करवाता भी वही, तो फिर टेंशन किस चीज़ का। जब आप अपने आप को परमात्मा परमेश्वर को सौंप देते हैं तो फिर आपका टेंशन ज़िंदगी का उसका टेंशन हो जाता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था सिटी जंक्शन स्पेशल। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई हस्ती के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।